नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर पिथौरागढ़ से, जहां पिथौरागढ़ के धारचूला के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इलाके में करीब 300 लोगों का विस्थापन किया गया है और उनके खाने, मेडिकल और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर बल देते हुए कहा कि सरकार पूरी तत्परता के साथ आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी के सहयोग से ही आपदा पीड़ितों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। कुछ लोगों को मौके पर आर्थिक मदद भी कर दी जाएगी। जिला अधिकारी व सीडीओ जैसे ऑफिस को आपदाग्रस्त इलाके में निगाह बनाए रखने और पीड़ितों को हर संभव मदद देने के निर्देश भी दिए गए हैं। 300 के ऊपर की संख्या है जिनको अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा है। उनको वहाँ पर आपदा राहत शिविरों में रखा गया है और काफ़ी नुकसान हो गया है। वहाँ पर खोतिला गांव है, पूरा का पूरा बह गया है, जो भारत और नेपाल की सीमा पर है, काली नदी के पास, काली नदी के किनारे। दूसरा एलधारा एक जगह है वहाँ पर, उसमें जैसे बरणावत पर्वत में लगातार पत्थर और बड़े बड़े पहाड़ नीचे को भूस्खलित हो रहे थे, उसी प्रकार का है। वहाँ पर हमने कहा है कि जल्दी ही उसका जितने भी हमारे भू वैज्ञानिकों के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थान हैं, उन संस्थानों से उसका सर्वेक्षण करवाएंगे और सर्वेक्षण करवाने के बाद उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अन्यथा पूरा धारचूला शहर उसकी जद में आ गया है और बिजली का संपर्क है, दूरसंचार का संपर्क है, पुलों का संपर्क है, सड़क कनेक्टिविटी है, काफ़ी कट गई है। उसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करना हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ साथ जो हेली सेवा है सितंबर माह तक चलती है। हमने कहा है कि चूँकि आपदा से काफ़ी नुकसान हो गया, आपदा के समय में उसकी आवश्यकता है, उसको भी हम विस्तारित करेंगे। ऐसे अनेकों कार्य जो करने हैं और साथ में जो लोग विस्थापित होकर आए हैं उनके पुनर्वास के लिए प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वास की कार्रवाई करेंगे और साथ में जो लोगों के घर द्वार सब चले गए हैं उनके लिए वहाँ पर रहने की व्यवस्था भी सरकार के स्तर पर प्रशासन करेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिए निर्देश, आपदाग्रस्त क्षेत्रों को विवरण तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कंसल्टेंट की मदद लेने के लिए भी निर्देश दिया गया है। सीएम ने आपदा से नुकसान और पुनर्वास की समीक्षा की। तो आपदाग्रस्त क्षेत्रों का विवरण तैयार करने के निर्देश दिए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। वहीं कंसल्टेंट की मदद लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सीएम ने आपदा से नुकसान और पुनर्वास की समीक्षा की है। उत्तराखंड पुलिस विभाग ने लंबे समय से चली आ रही 4600 ग्रेड पे की मांग का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल निकाला। ऐसे में अब पुलिस विभाग में एडिशनल एसआई का नया रैंक सृजित करते हुए 1750 नए पद स्वीकृत करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 17,500 पद हैं और हेड कांस्टेबल के 3,440 पद हैं और एडिशनल एसआई का एक भी पद नहीं है। लिहाजा पुलिस जवानों को समय से पदोन्नति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश पर हेड कांस्टेबल रैंक के 1750 नए पद सृजित किए जाएंगे। क्योंकि ये मांग चल रही थी और समाधान निकालने के लिए बहुत प्रयास पहले भी हुए। अभी हम लोगों ने बहुत सोचने के बाद, बहुत सारी बातें करने के बाद एक समाधान का ये नया रास्ता निकाला है और मैं समझता हूँ कि इससे जहाँ सभी को, हमारे जो पुलिस में भर्ती होने वाले कांस्टेबल हैं, उन सभी को एएसआई तक जाने का मौका मिलेगा। साथ में सब मिलाकर 5200 से भी ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं उनको प्रोन्नत होने का भी मौका मिलेगा। इससे कहाँ हमारी पुलिस की जो कार्य क्षमता है, उनकी एक ऊर्जा है, वो सकारात्मक दिशा में और बढ़ेगी और अच्छा काम करेंगे। उनके प्रोत्साहन के लिए नई व्यवस्था निकाली, क्योंकि
पिरान कलियर को उत्तराखंड का छठवां धाम माना जाता है, लेकिन इस धाम में कई अनैतिक काम हो रहे हैं। ऐसा कहना है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का। शादाब शम्स ने कहा कि पिरान कलियर में लोगों की बहुत बड़ी आस्था है, लेकिन इस आस्था पर कुछ लोग बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने आगे कहा कि पिरान कलियर में मानव तस्करी के साथ साथ देह व्यापार की भी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। साथ ही मानव तस्करी के साथ ड्रग की तस्करी भी चरम पर है। उन्होंने कहा कि इस गंदगी को हटाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। देखिए, पिरान कलियर एक इंटरनेशनल ज़ायरीनों का एक केंद्र है। वहाँ बाबा के पास लोग मांगने आते हैं, बिना धर्मवाद बिना जातिवाद देखे लोग वहाँ आते हैं। जो बेसंतान हैं, जिनके औलाद नहीं है, वो बाबा के दरबार में आते हैं। जब डॉक्टर्स की साइंस से मायूस हो जाते हैं तो अपनी झोली फैला के उन दरगाहों पे आते हैं। और वहाँ से हम लोगों ने देखा है करिश्मे होते हुए कि लोगों को निसंतानों को संतानें प्राप्त होती हैं, बेऔलादों को औलादें मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए उस दरगाह की कि जहाँ से लोग मांगने आते हैं, आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान कलियर आज की डेट में वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। पिरान कलियर के अंदर ड्रग्स के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त है। और हमने बिल्कुल मन बनाया है, मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरान कलियर में रुकने नहीं देंगे। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के फूलगढ़ शिवगढ़ गांव में जहरीली शराब पीने से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। रविवार को इलाज के दौरान 3 अन्य लोगों की मौत हो गई। वहीं सोमवार को भी एम्स भर्ती में एक शख्स ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शराब कांड के मुख्य आरोपी को दबोच लिया है। आरोपी ने अपनी पत्नी को ग्राम प्रधान का उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में चुनाव जिताने के लिए अपने घर में कच्ची शराब पिलाई थी। गिरफ्तार आरोपी का नाम विजेंद्र है, जो फूलगढ़ गांव का ही निवासी है। आरोपी विजेंद्र ने पत्नी को ग्राम प्रधान का चुनाव जिताने के लिए अपने घर में कच्ची शराब पिलाई थी। डेथ हुई है, ये शराब पीने के कारण हुई है। जो लगातार ग्राम पंचायतों की दारू पी रहा था, इस वजह से उसकी डेथ हुई है। शराब तो सभी कैंडिडेट की दे रहा था वो, कोई एक ही का नहीं, जो प्रधानी के पद पे है। दोनों गांव में तकरीबन 14 मौतें डेथ हो चुकी है, डेथ हुई है। वहीं हरिद्वार में जहरीली शराब कांड में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर सरकार और शासन लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रहा है। डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक हरिद्वार शराब कांड में ASP स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई है, जो लगातार जांच कर रही है। मामले में गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ और भी ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी। SIT गठित कर दी थी एक ASP डायरेक्ट IPS ऑफिसर की अध्यक्षता में। और उसमें काफ़ी आपको पता ही है कि उसमें खुदाई से काफ़ी उनकी वो और भी निकली है शराब। और जो है ये आदमी जो प्रधान प्रत्याशी का पति है, उसके द्वारा ही इसको जो है अवैध रूप से बनाया गया था, वो ही अवैध रूप से बंटवा रहा था। बाकी आगे की विवेचना जैसे होगी उस हिसाब से आपको बताया। SIT गठित कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि UKSSC को पूरी तरह से दुरुस्त कर और फुल प्रूफ बनाया जाए और इसी कड़ी में UKSSC में तैनात रहे अफसरों की विजिलेंस जांच समेत अन्य उनके पदों से हटाया भी गया है। मुख्यमंत्री ने न्यूज़ 1 इंडिया के सवाल पर कहा कि जो अभ्यर्थी परीक्षाओं में देर के कारण ओवर एज हो रहे हैं, सरकार उनके पक्ष में भी जल्द निर्णय लेगी। हमारा जो सबसे पहला उद्देश्य है वह यह है कि जो हमारे आगामी जो भर्तियां होने वाली हैं, एक तो वो भर्तियां किसी भी तरह से प्रभावित न हों, उसको लेकर हमने एक बड़ा कदम उठाया है कि 7000 से ज़्यादा जो पद अभी वैकेंट हैं, जिनको अधीनस्थ चयन आयोग से होना था, उन सभी को अभी ट्रांसफ़र कर दिया है लोक सेवा आयोग को। और निकट भविष्य में चूँकि जैसी ज़रूरत पड़ेगी इसको इतना एक साउंड प्रूफ बनाना है इस तरह से कि आगे भविष्य में कभी भी गलतियाँ न हों। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए हमारे बच्चों का भविष्य है,
उनका भविष्य प्रभावित न हो, वो परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित न हो। जो भी कार्रवाई हो रही है वो सब केवल और केवल बच्चों के भविष्य को लेकर हो रही है। उसमें जितना अच्छा हो सकता है राज्य सरकार उतना अच्छा करेगी। कोई भी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो, जिससे कि हमारे जो नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, उनका जो एक विश्वास जगमगाया है आने वाले समय के लिए वो दृढ़ हो जाए कि अगर वो भर्ती परीक्षा में भाग ले रहे हैं, अगर उनके अंदर योग्यता क्षमता है तो कोई उनको रोक नहीं सकता। जिनको इन भर्ती परीक्षाओं में लेट होने के कारण से, अगर कोई भर्ती परीक्षा लेट हो रही है या बीच में भर्ती परीक्षा न हो पाने के कारण से उसमें जितना समय ज़्यादा गया है, उसमें जो लोग इस प्रकार की आई हैं कि उनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, उस बात। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि यूकेएसएससी की परीक्षा में किस किस की नियुक्ति कैसे कैसे हुई है, उसका पूरा चार्ट बनाकर जवाब कोर्ट में 21 सितंबर से पहले पेश करें। देखिए, राज्य सरकार से आज कोर्ट ने 21 तारीख तक जवाब मांगा है कि आपने क्या कार्रवाई करी है, आप भी जवाब दाखिल करिए और हमें भी समय दिया है 21 तारीख तक कि आपको क्यों लगता है कि जो है सीबीआई होनी चाहिए। दोनों पक्षों को 21 तारीख तक जो है कि जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। आपका क्या कहना था इस पूरे मामले में? मेरा ये कहना है कि देखिए, आज ये उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य का सवाल है, उत्तराखंड के देवभूमि के भविष्य का सवाल है। तो अगर राज्य सरकार ईमानदारी से जांच करना चाहती है, युवाओं के साथ न्याय करना चाहती है, मजबूत उत्तराखंड की नींव रखना चाहती है, तो फिर सीबीआई से क्यों डर रही है? देखिए, 2 राज्यों का मामला है, सीबीआई को जाना चाहिए। वैसे भी इतने बड़े बड़े आप लोग देख रहे हैं कि जो है लोग शामिल इसमें दिखाई दे रहे हैं। जनता के मन में तो जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है फोटो हाकम सिंह का या अन्य लोगों का, उससे संदेह पैदा हो रहा है। जब संदेह पैदा हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है सीबीआई कराने में? किस बात का डर है? राज्य सरकार जांचों को अलग अलग क्यों बांट रही है? लीपापोती शुरू कर। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तकरीबन सभी भर्तियां अब लोक सेवा आयोग के हवाले से दी गई है और मुख्यमंत्री ने बोर्ड को पारदर्शी बनाने की बात कही है। तो वहीं दूसरी तरफ यूकेएसएससी में विजिलेंस जांच के तहत 3 कर्मचारियों को सचिव ने उनके पद से हटाकर बाध्य प्रतीक्षा कर दिया गया है। यूकेएसएससी के सचिव का कहना है कि इस कर्मचारियों के खिलाफ विजिलेंस की जांच चल रही है, ऐसे में इन लोगों को पद पर रखना सही नहीं है। तो काम करने ही गए थे, सरकार ने भी शायद इसीलिए भेजा भी था हमें वहाँ पे। अब आयोग रहता है या डिसॉल्व होता है, ये तो सारा सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार क्या निर्णय लेती है। हमने तो सारी, देखिए मैंने अभी भी आपको कहा कि हम तो जब से गए हैं चीज़ों को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। हमें जो जो जिम्मेदारी सरकार द्वारा दी जाएगी हम कोशिश करेंगे पूरी ईमानदारी से उसको निभाएं। हम तो काम करने ही गए थे। उत्तराखंड में भर्तियों से हो रहे भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले युवाओं ने रोजगार सोमवार को एक महारैली निकाली और इस रैली मालवीय उद्यान से कोटद्वार नगर निगम के मुख्य मार्ग से होती हुई तहसील पहुंची और इसी दौरान युवाओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। इसके बाद बेरोजगार युवाओं ने सरकार की शुद्धि की सिद्धि बल मंदिर में पूजा भी की। बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बॉबी पवार के कहा कि घोटाले में लिप्त लोगों के खिलाफ प्रदेश से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक उत्तराखंड के सभी शहरों से लेकर गांव तक आंदोलन जारी रहेगा। युवाओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो परीक्षाएं हो रही है वो टाइम पे होनी चाहिए और किसी भी परीक्षा में धांधली नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारा साफ संदेश है हमारी सरकार को कि जिस प्रकार से आप भ्रष्टाचार पर लीपापोती करने में लगे हुए हैं, हम ये साफ संदेश देना चाहते हैं कि आज प्रदेश का युवा जाग चुका है और प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में यहाँ पर हमने ये रैली शुरू कर दी है। और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई है जिस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाने के लिए हम युवाओं ने संकल्प ले लिया है। आज अगर ये कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांग को लेकर हम यहाँ पर ज्ञापन प्रेषित करेंगे। परंतु अगर सरकार फिर भी नहीं चाहती है तो सरकार को ये कड़ा संदेश है कि हम उन लोगों को भी सामने लाएंगे जिनका आप संरक्षण कर रहे हैं, जिनके साथ आपके फोटो वायरल हो रहे हैं, जिन खनन माफियाओं को बचाने की बात की जा रही है, जिन परीक्षा माफियाओं को बचाने की बात की जा रही है, ऐसे लोगों को हम।
आउटसोर्सिंग के जरिए चयनित युवा लैब टेक्नीशियन के पदों पर डिग्री धारकों को नियुक्त दिए जाने की मांग को लेकर सचिवालय कूच कर पहुंचे। साथ ही इन युवाओं ने मांग की कि सेवा नियमावली को वर्षवार मेरिट के आधार पर बनाया जाए। साथ ही चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा लैब टेक्नीशियन के पद IPHS मानकों के अनुसार सृजित किया जाए। सर, हमारी ये मांग है कि जो वर्ष नियमावली के तहत हमारा कुछ भी संगठन वो नहीं हुआ है। 22 वर्ष हो गए हैं पर हमारे लिए कुछ भी नियम नहीं बने हैं। हम एज ए DMLT की तरह हमें भी उन्हीं के हिसाब से चला जा रहा है। तो हमारी ये मांग है, एक तो वर्षवार के हिसाब से होगा तो जो धांधलेबाजी अभी तक हो ही रही है वो बंद हो जाएंगी और हमें भी एक अच्छा वो मिल जाएगा कि हम लोगों ने कुछ कोर्स किया तो हमारी कुछ वैल्यू होगी। पिछले 22 सालों से हम लोग मतलब बिना किसी नियमावली के ऐसे ही चल रहे हैं। सर, वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिक आरक्षण रोक के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया है। सोमवार को ऋषिकेश में महिला अभ्यर्थियों ने पारंपरिक वेशभूषा में रैली निकाली और इसी दौरान उन्होंने पहाड़ों से निकली हैं बयार बेटियां मांगे अपना अधिकार और 30% आरक्षण की मैं अधिकार क्या बन के रहूंगी सिर्फ घरसियारी जैसे नारे लगाए गए। इस दौरान महिलाओं ने रैली निकालकर सरकार के मसले में अध्यादेश जारी करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो महिलाएं सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी। बिल जो स्टे हुआ है हाईकोर्ट के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, कहीं ना कहीं इसमें सरकार दोषी पाई जाती है। सरकार ने कहीं ना कहीं इसमें जो अपनी निष्क्रियता दिखाई है, सरकार के जो अधिवक्ता जो रहे उन्होंने वहां पर जाके उसको अच्छे ढंग से प्रश्न नहीं किया कोर्ट के सामने। तो सरकार से इस समय जो हमारी PCS अपर PCS की जो तैयारी कर रहे हैं लड़कियां छात्र वगैरह, उन लोगों ने एक समूह बनाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। 7 तारीख को उन्होंने देहरादून में बड़े स्तर पर एक जुलूस के माध्यम से सरकार को चेताने का काम किया था। आज एक गोष्ठी के माध्यम से, एक छोटी सी रैली के माध्यम से सरकार तक एक बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं कि इसका अध्यादेश जारी करें। सुप्रीम कोर्ट जाने से अच्छा है कि इसका अध्यादेश जारी करें। हमारी बच्चियों को जो 30% आरक्षण था उसे खत्म करने की साजिश भी सचिवालय में बैठे बाहरी अधिकारियों की वो साजिश दिख रही है। हम यहाँ पर आज इनके समर्थन में आए और हमारा ये कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर उत्तराखंडियों का गला न दबाए, इसमें अध्यादेश लेकर आए और बच्चियों को उनका हक दिलाए। जो उत्तराखंड मिला है ये महिलाओं के ही माध्यम से मिला है, महिलाओं के आंदोलन से मिला है। और मैंने जैसे अभी बताया है कि मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी माँ है। मैं चाहता हूँ कि वो आगे आएँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी घर पे रहे और इसीलिए मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए उसको मैं चाहता हूँ कि वो भी अधिकारी बने। और उत्तराखंड की महिलाओं में जो उत्साह है, जो जोश है, अगर उन्होंने जो ठान लेती हैं वो आगे करती हैं। उत्तराखंड में लंपी स्किन वायरस के मामले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक तकरीबन 8000 से ज्यादा गायों में लंपी वायरस फैल चुका है। अधिकतर मामले हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में सामने आ रहे हैं। इसके साथ पर्वतीय जिले टिहरी में लंपी वायरस के मामले सामने आए हैं। अब तक तकरीबन 150 पशुओं को लंपी वायरस की वजह से मौत हो चुकी है और अभी भी 5000 के करीब गायों में लंपी वायरस के लक्षण हैं। 8,350 एनिमल्स अफेक्टेड है, उसमें रिकवर हो गया है 3,200। सो लगभग 5,000 आज की तारीख में उत्तराखंड में। इसमें 3 ज़िले यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, हरिद्वार है, देहरादून सबसे ज़्यादा है और हमको कुछ केसेस टिहरी और पौड़ी पहाड़ी जनपद में भी मिले हैं और उधम सिंह नगर में भी कुछ केसेस मिले हैं। आज की तारीख में देहरादून स्थित DM कार्यालय में सोमवार को जनता दरबार लगाया गया और इसी दौरान जिलाधिकारी सोनिका को लगभग 60 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें कई शिकायतों का निवारण तुरंत ही कर दिया गया, जबकि भूमि से जुड़ी कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिसके लिए SDM को सूचित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। करीबन 60 के करीब हमारे पास आज शिकायतें आई हैं, जिनमें से कुछ तो तभी निस्तारण होने लायक, लेकिन कुछ जैसे लैंड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके लिए हमने SDMs को बता दिया। करीबन 60 के करीब हमारे पास आज शिकायतें आई हैं, जिनमें से कुछ तो तभी निस्तारण होने लायक, लेकिन कुछ जैसे लैंड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके लिए हमने SDMs।
हरिद्वार में संतों के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद सोमवार को जगह जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इसी मौके पर संतों ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को भारत रत्न देने की मांग कही है। साथ ही जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखने का और राष्ट्रीय शोक घोषित करने की मांग भी की गई। आपको बता दें, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 99 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन हो गए, जिसके बाद से देश भर के साथ हरिद्वार के संत समाज में शोक की लहर है। शंकराचार्य के निधन होने पर संत समाज ने इसे सनातन धर्म की बड़ी क्षति मानी है। शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का ब्रह्मलीन होने पे हरिद्वार के पूरे संत समाज ने आज शोक व्यक्त किया है। उनका जीवन देश के लिए और धर्म के लिए 99 साल से समर्पित रहा। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने मांग की, जैसे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज के नाम से होना चाहिए। ये होना भी चाहिए क्योंकि ये देवभूमि है, चारों धाम यहाँ हैं और धाम पे अगर किसी धार्मिक संत का नाम एयरपोर्ट से हो तो मैं समझता हूँ कि लोगों की आस्था भी बनती है। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण के लिए जहां एक और महिला सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का प्रयास कर रही हैं, तो वहीं प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मामले में बयान देते हुए कहा कि जो भी सकारात्मक निर्णय सरकार लेगी उस निर्णय पर विचार किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार में ही इस मामले में निर्णय लिया गया था, इसीलिए जो भी आवश्यक होगा उस पर विचार किया जाएगा। हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में लगे हुए हैं और जिससे नाराज कार्यकर्ताओं ने अपने नामांकन हैं वह भी नामांकन आज वापस हो जाएंगे और सभी नाराज कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा रही है, सभी को मनाने का कार्य भी किया जा रहा है। कहा कि महिला आरक्षण वाला जो विषय आपने उठाया, महिला आरक्षण के बारे में हमने कहा जो भी सकारात्मक जो निर्णय हो सकता है करने की आवश्यकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे, हम उसके पक्षधर हैं। और क्योंकि हमारी सरकार में ही इसको लागू किया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जो भी उसके लिए आवश्यक होगा वो हम करेंगे। दोनों विषयों पर विचार चल रहा है और क्योंकि विधायी व्यवस्थाएं होती है, विधायी दृष्टिकोण से भी देखनी पड़ती हैं और माननीय मुख्यमंत्री उसका जो भी निर्णय है वो सबके सम्मुख में। आज नाम वापसी का दिन है और मुझे बताते खुशी है कि हमारे अनेकों कार्यकर्ताओं थोड़ी बहुत नारायण जो नामांकन किए थे, आज लगभग सभी नामांकन वापस हो जाएंगे। और मैंने कहा भी है कि भाई कार्यकर्ता की कई बार महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, लेकिन सबसे सामने से बनाकर कुलदीप जी हमारी पूरी टीम वहाँ काम कर रही है, पूरी टीम में से बातचीत करके लगभग आज हमारी अधिकतम सहमति बन चुकी है। सब लोग आज नाम वापस करेंगे और सर समय से हमारा कार्यकर्ता वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और सभी लोग उनको जिताएंगे। मैं कह सकता हूँ 2/3 बहुमत के साथ पहली बार हरिद्वार के अंदर पंचायतों में हमारे जिला अध्यक्ष बनेंगे। कहा कि महिला आरक्षण वाला जो विषय आपने कोटद्वार थाना क्षेत्र में स्थित गोविंद नगर में पिछले 3 दिन से लापता चल रहे 3 किशोरों के शव पुलिस ने सोमवार को खो नदी में बरामद किए। बताया जा रहा है कि तीनों सिद्धबली मंदिर के दर्शन में करने की बात कहकर स्कूटी से निकले थे। वहीं कुंभी चौड़ क्षेत्र में इन तीनों के स्कूटी पर जाते देखा गया, लेकिन शाम तक किशोर घर वापस नहीं लौटे। 9 सितंबर को थाना कोटद्वार में ये सूचना मिली थी कि 3 बच्चे सुबह से घर से गए हैं और मिसिंग हैं, उनका कुछ पता नहीं लग पा रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ था। तो इस सूचना पर कोटद्वार थाने ने तुरंत उसमें मुकदमा दर्ज करके 3 टीमें बनाई, क्योंकि हमारे भी निर्देश थे कि तुरंत इसमें बच्चों वाला मामला है तो इमीडिएट सर्चिंग शुरू की जाए। तो 2 टीमें थाना कोटद्वार से और एक हमारी CI की टीम लगातार ट्रेसिंग का काम कर रही थी। दुखद घटना हमारे सामने है और तीनों की जो डेड बॉडी है वो हमने रिकवर की है और यही अंदेशा अभी लग रहा है कि वो पुल से उनकी स्कूटी सहित वो लोग नीचे गिरे और चूंकि 9 और 10 तारीख में हैवी बारिश हुआ था तो बारिश में भी उनकी जो शरीर है वो नीचे को गिरे या बहे, ऐसा हमारा अंदेशा है। बाकी जो भी फैक्ट या जो भी चीज़ें हैं हम गहराई तक वास्तविकता जानने का पूरा प्रयास।
अल्मोड़ा में सोमवार को जिला गंगा कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कमेटी ने जुड़े सदस्यों और अधिकारियों ने भागीदारी की। इस बैठक में अल्मोड़ा जिले के कोसी और सुआयल, रामगंगा सहित सहायक नदियों के संरक्षण के लिए कार्रवाई की समीक्षा जिलाधिकारी वंदना ने की। इस दौरान जनपद के 136 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 50 स्थान पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्रवाई की जा रही है और नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जा रहा है। जो स्वजल विभाग की तरफ से रूरल एरियाज़ में ऐसी ग्राम पंचायतों का चिन्हीकरण किया गया था, उसमें 136 ग्राम पंचायतें निकल कर आई, जिनमें जो नदियों के किनारे स्थित हैं और जहां पर सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का सर्वे किया जा चुका है। अभी लगभग कुछ 50 पॉइंट ऐसे निकल कर आए हैं जिसमें पानी जो है वो नदी के अंतर्गत गिरता है और सोकपिट वगैरह की व्यवस्थाएँ ग्राम पंचायतों में नहीं है। वहाँ पर स्वजल के माध्यम से सोकपिट निर्माण किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। 21 पॉइंट लगभग ऐसे निकल कर आए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर कूड़ा जो है वो एकत्रित नदियों के किनारे ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। उनमें भी कूड़े के सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही इन ग्राम पंचायतों के विस्तृत वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाए जाने के निर्देश दिए गए। चलिए, हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।